मेरा नाम सवित्री देवी है। आज मैं 70 साल की हूँ। हाथ कांपते हैं, आंखों से धुंधला दिखाई देता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उम्र कभी धुंधली नहीं कर पाती। मैं इस पुराने घर के आंगन में बैठी हूँ। वही आंगन जहाँ मेरा बेटा राहुल कभी नंगे पांव दौड़ा करता था। आज घर बड़ा शांत है। इतना शांत कि कभी कभी अपनी सांसों की आवाज़ भी भारी लगने लगती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी यही घर हंसी से भरा रहता था। मेरे पति और मेरा छोटा सा संसार। मेरे पति रामनाथ रेलवे में क्लर्क थे। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन खुश थे। सुबह वो चाय पीते हुए अखबार पढ़ते थे और मेरा बेटा राहुल उनकी गोद में बैठकर कार्टून देखता था। रामनाथ जी अक्सर हंसकर कहते, सावित्री, हमारा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मैं मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद देती। लेकिन भगवान शायद हमारी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं देखना चाहता था। एक रात अचानक रामनाथ जी के सीने में दर्द उठा। हम उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटे। उस रात अस्पताल के बाहर बैठी मैं पत्थर बन गई थी। मुझे अपना दुख दिखाई नहीं दे रहा था। बस 10 साल का राहुल दिखाई दे रहा था, जो बार बार पूछ रहा था, माँ पापा कब आएंगे। मैंने उसे सीने से लगा लिया और उसी पल तय कर लिया, अब मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही इसका बाप। पति के जाने के बाद जिंदगी बहुत कठिन हो गई। घर चलाने के लिए मैंने सिलाई शुरू की। दिन में लोगों के कपड़े सिलती, रात में पापड़ और अचार बनाती। सर्दियों की ठंडी रातों में भी सिलाई मशीन चलती रहती थी। कई बार हाथों में सूजन आ जाती, लेकिन जब राहुल को आराम से सोते देखती तो सारी थकान भूल जाती। घर में कभी सिर्फ 2 रोटियां बचती तो मैं दोनों राहुल की प्लेट में रख देती। वो मासूमियत से पूछता, माँ आप नहीं खाओगी? मैं हंस देती, मैंने पहले ही खा लिया है बेटा। लेकिन सच ये था, मैं पानी पीकर सो जाती थी। समय उड़ता गया। राहुल पढ़ाई में अच्छा निकला। फिर उसे शहर की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। जिस दिन पहली सैलरी लेकर वो घर आया, उसने मेरे हाथ में मिठाई रखी और कहा, माँ अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा था अब मेरी मेहनत सफल हो गई। फिर उसकी शादी हुई नेहा से। शुरुआत में नेहा बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे मम्मी जी कहकर गले लगाती, मेरे लिए चाय बनाती, मेरे पैरों में तेल लगाती। मैं सोचती, भगवान ने मुझे बेटी का सुख भी दे दिया। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसकी आंखों में कुछ बदलता देखा। उसे हमारा पुराना घर पसंद नहीं था। वो अक्सर कहती, इतना पुराना मकान देखकर लोग क्या सोचते होंगे। लेकिन मेरे लिए वो घर सिर्फ एक मकान नहीं था। उस घर की हर दीवार में मेरी जिंदगी बसी थी। आंगन में राहुल ने पहला कदम रखा था। बरामदे में उसके पापा बैठा करते थे। रसोई की दीवारों पर आज भी पुराने दिनों की खुशबू थी। लेकिन नेहा के लिए वो सिर्फ करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। धीरे धीरे राहुल भी बदलने लगा। पहले वो ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आता था, माँ कैसी हो? अब सीधा अपने कमरे में चला जाता। पहले मेरी दवाई खुद लाता था, अब खर्चा गिनने लगता था। एक दिन मैंने कमरे के बाहर खड़े खड़े नेहा को कहते सुना, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा और मकान है और हम अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। राहुल चुप था। उसकी वही चुप्पी मेरे दिल में डर बनकर उतर गई थी। कुछ दिनों बाद अचानक दोनों का व्यवहार बदल गया। नेहा सुबह मेरे लिए चाय लाने लगी। राहुल मेरे पास बैठकर बातें करने लगा। माँ आपने बहुत त्याग किया है, अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है। मैं खुश तो थी, लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी भी थी। एक माँ अपने बच्चों की नीयत उसकी आंखों से पढ़ लेती है। एक शाम राहुल मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो मेरे पास बैठकर बोला, माँ आजकल बहुत धोखाधड़ी होती है। अगर मकान के कागज सुरक्षित ना हो तो परेशानी हो सकती है। मैंने पूछा, क्या करना होगा? वो बोला, बस कुछ लीगल पेपर हैं। मकान मेरे नाम रहेगा, लेकिन मालिक आप ही रहेंगी। उसी समय मुझे अपने पति की बात याद आई। सावित्री, बुढ़ापे में आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कागज ध्यान से देखने की कोशिश की। तभी एक शब्द पर मेरी नज़र पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने धीरे से पूछा, राहुल, ये मकान तुम्हारे नाम करने के कागज हैं? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अरे माँ, आखिर बाद में सब मेरा ही तो होगा। उसकी आवाज़ में अपनापन नहीं, लालच था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन उस दिन मैंने खुद को कमज़ोर नहीं होने दिया। मैंने कागज वापस उसकी तरफ बढ़ाए और साफ आवाज़ में कहा, मैं साइन नहीं करूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा का चेहरा उतर गया। राहुल गुस्से में बोला, आपको हम पर भरोसा नहीं? मैंने दर्द से कहा, भरोसा था बेटा, तभी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी। लेकिन आज पहली बार डर लग रहा है।
घर का माहौल बदल गया। उस दिन के बाद घर जहरीला हो गया। नेहा मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। राहुल कई कई दिन मेरे कमरे में नहीं आता था। अगर मैं हॉल में बैठती तो दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते। मुझे एहसास कराया जाता कि मैं बोझ हूँ, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी। एक दिन मैं चुपचाप अपने पुराने वकील मिश्रा जी के पास गई। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने कागज देखकर कहा, सावित्री जी, अच्छा हुआ आपने साइन नहीं किए। ये मकान पूरी तरह राहुल के नाम हो जाता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मुझे समझ आ गया, मेरा शक सही था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया। मैंने अपनी वसीयत बदल दी। मकान और जमा पूंजी का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया। बाकी अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए रख लिया। जब राहुल को ये पता चला तो वो गुस्से में मेरे कमरे में आया। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने शांत आवाज में कहा। क्योंकि माँ हूँ, मूर्ख नहीं, नेहा बोली। वाह मम्मी जी, अपने बेटे पर भरोसा नहीं? मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा। भरोसा वहाँ किया जाता है जहाँ रिश्तों में ज्यादा लालच ना हो। दोनों चुप हो गए। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया। उसने लोन लिया, गलत लोगों पर भरोसा किया और भारी नुकसान में डूब गया। दोस्त पैसे लेकर भाग गया, बैंक का कर्ज बढ़ गया। नेहा भी उससे झगड़ने लगी। एक दिन वो अपना सामान लेकर मायके चली गई। राहुल अकेला रह गया। उस रात बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में भगवान के सामने बैठी थी। तभी दरवाजा खुला। राहुल अंदर आया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा टूटा हुआ। वो धीरे से मेरे पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं चुप रही। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं लालच में अंधा हो गया था माँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों में भी आंसू बहने लगे, क्योंकि माँ का दिल चाहे कितना भी टूट जाए, अपने बच्चे के लिए धड़कना नहीं छोड़ता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, माँ की ममता को कमजोरी मत समझना, क्योंकि जब माँ टूटती है ना, तो घर भी टूट जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी आने वाली कहानियाँ की नोटिफिकेशन मिल सके।